हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है मैक्रो का चैंपियन, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं। पहला चैप्टर मनी इन बैंकिंग, दूसरा चैप्टर गवर्नमेंट बजट और तीसरा चैप्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट विद फॉरेन एक्सचेंज रेट। 3 चैप्टर एक वीडियो, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। यही रहेंगे सब लोग और ध्यान से समझेंगे और सब लोग बनेंगे क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैंपियन। तो चलिए चैंपियनशिप वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आ गया मनी का मीनिंग। मनी इन बैंकिंग दोस्तों हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे। इसमें हमारे पास मनी का मीनिंग है, मनी सप्लाई का मीनिंग है, उसके बाद मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स है कोर्स में हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन वाला कंसेप्ट है और उसके बाद फाइनली हमारे पास आरबीआई के फंक्शंस है और कुछ नहीं है कोर्स में। सबसे पहले डेफिनेशन मनी की आ गई। मनी रेफर्स टू एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। हर एक चीज़, ठीक है, जिसको हर एक इंसान बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ के बदले में, एक्सचेंज के बदले में एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको स्टोर करके रखा जा सकता है, जिसको मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकता हूँ और जिसके अंदर हर एक चीज़ की वैल्यू को मेजर करा जा सकता है, वो मनी है। तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ हेल्प इन एक्सचेंज। ये बेसिक फंक्शन है मनी का, एक्सचेंज में हेल्प करता है हमारी। ये दोस्तों मनी की डेफिनेशन थी। अगला हमारे पास आता है दोस्तों, एक छोटा सा कोटेशन के थ्रू समझाया गया आपको मनी के बारे में। मनी एज अ मेजर है फंक्शन 4। मनी के 4 मेन फंक्शन होते हैं, अ मीडियम, अ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। ये 4 हमारे मेन फंक्शन है किसके, मनी के। तो यही मनी की डेफिनेशन है कि मनी एज अ मेजर है फंक्शन 4, अ मीडियम, अ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। क्या बात है, वाह वाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इकोनॉमी में जितनी भी मनी अवेलेबल है, आई रिपीट, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स 31 दिसंबर को, ठीक है, या 31 मार्च को, या 3 फरवरी को, या 6 नवंबर को, या 24 मई को, कोई भी डेट आप ले लीजिए जो आप लेना चाहें। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी मनी अवेलेबल है पूरी इकोनॉमी में, उसको मनी सप्लाई कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दैट इज मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई फॉलो स्टॉक। स्टॉक कंसेप्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है और ये पैसा वो वाला होगा जो पब्लिक के पास है। आरबीआई गवर्नमेंट के पास वाला पैसा नहीं आएगा, वो पैसा जो पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास है। ध्यान रख के चलेंगे। इंडिया में मनी सप्लाई को मेजर करने की जिम्मेदारी दी जाती है हमारे आरबीआई को, जो हमारा सेंट्रल बैंक है। और आरबीआई इसके लिए 4 मेजर्स को यूज करता है, जिनका नाम है M1, M2, M3, M4, जिनमें से हमारा मेन फोकस रहेगा M1 पर, ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स में वही है। बाकी सब आप सिर्फ नाम पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों M1 हमारे सामने है। M1 का शॉर्टकट है याद करने का। M1 में क्या क्या आता है, CDDOD। आई रिपीट, CDDOD। सी का मतलब कैश एंड क्वाइंस हेल्ड बाय द पब्लिक। जितना पैसा आप लोगों की जेब में इस टाइम हार्ड कैश, करारे करारे नोट या खनकते हुए सिक्के, वो सब का सब कहलाएगा कैश एंड क्वाइंस विद पब्लिक। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। हार्ड कैश, कैश एंड क्वाइंस विद पब्लिक। दूसरा पैसा दोस्तों हमारा डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट एक्चुअल में वो पैसा है जो हमने कमर्शियल बैंक में, बैंकों में जमा करा रखा है और अपनी इच्छा अनुसार मैं जब निकलवाना चाहूँ निकलवा सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। वाया चेक मैं उसको जब मर्जी निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ, उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। 2 तरह के अकाउंट में हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं दोस्तों, एक सेविंग अकाउंट में और एक हमारे करेंट अकाउंट में। ये 2 अकाउंट ऐसे हैं जिनमें आप जब मर्जी पैसा निकालना चाहें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ध्यान रख के चलेंगे। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा जो आपने बैंक में जमा करा रखा है और आप अपनी इच्छा अनुसार जब मर्जी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, उसको डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। और तीसरा दोस्तों इसका हमारे पास है ओडी, दैट इज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये वाला पॉइंट बहुत सारी बुक्स में नहीं मेंशन करा गया है, कुछ में है कुछ में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ओडी दोस्तों बताता है कि जितना पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है और पब्लिक वेलफेयर फंड के रूप में पड़ा हुआ है और फॉरेन से आया है, उसको ओडी कहा जाएगा। ये वो पैसा नहीं है जो आरबीआई ने प्रिंट करा अभी, ये वो पैसा है जो विदेशों से आया है भारतीय लोगों की मदद के लिए। जब हमारे देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं तो फॉरेन से जो एड आती है, वो पैसा है पब्लिक का, लगना पब्लिक पे है, लेकिन फिलहाल किसके पास है, आरबीआई के पास। तो वो भी हमारा मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा क्योंकि वो पैसा किसका, पब्लिक का ही है। सो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ M1। तो ये हमारे मनी सप्लाई का M1 है और इसके मैंने आपको मेन कंपोनेंट बताई, यही हमें बहुत अच्छे से करके चलना है। CDDOD आप कह सकते हैं मनी सप्लाई के 3 कंपोनेंट है,
CDDOD, बस और कुछ याद नहीं करना, CDDOD यही M1 है और यही मनी सप्लाई के हमारे मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा आप अगर याद करना चाहें तो इन सब के बारे में डिटेल भी आपके पास सामने आ रही है कि कैश एंड कॉइन्स में क्या क्या आता है, आपको नजर आ रहा है। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या है मैंने आपको यहाँ शो करा है, अदर डिपॉजिट में क्या है वो सब भी मैंने यहाँ पे शो करा है, आप नोट करना चाहे बाद में नोट भी कर सकते हैं। M2 की बात करूँ दोस्तों तो M2 के अंदर M1 पूरा आता है प्लस सेविंग डिपॉजिट आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ, अर्थात वो पैसा जो हमने पोस्ट ऑफिस में जमा करा रखा है सेविंग अकाउंट में। पोस्ट ऑफिस में भी दोस्तों सेविंग अकाउंट होता है जो कि आज के टाइम में बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन हाँ होता है, तो उसमें जो पैसा है दोस्तों वो भी हम इसके अंदर काउंट करेंगे। उसके बाद M3 आता है, M3 के अंदर हमारा M1 पूरा आता है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। टर्म डिपॉजिट में आपका FD वाला पैसा, अब तक मैंने FD वाला पैसा नहीं आता, फिक्स डिपॉजिट वाला, मैं वो भी इंक्लूड करके चलूंगा क्योंकि FD में हमारे इंडिया वालों का बहुत विश्वास है भाई। हर इंसान की FD, आपकी भी तो होगी, मुझे पूरा विश्वास है, सबकी होती है FD, तो वो वाला पैसा भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। और M4 में दोस्तों M3 जो ऊपर से आया है प्लस टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस में पड़ा है किसी भी रूप में, चाहे वो हमारे पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हो, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में हो, जितना पैसा है सब ऐड कर लूंगा तो M4 आएगा। क्या आएगा? M4। एक MCQ के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा मेजर सबसे ज्यादा लिक्विड है? M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है। कौन सा एग्रीगेट मेजर ऑफ मनी सप्लाई कहलाता है या एग्रीगेट मनी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी कहलाता है? M3 कहलाता है। और लीस्ट लिक्विड मेजर है दोस्तों हमारे पास M4। ये आप MCQ के लिए याद करना चाहते हो याद कर सकते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कैसे बैंक पैसा क्रिएट करता है? एक्चुअल में हमारा कमर्शियल बैंक पैसे को इशू नहीं करता, इशू तो RBI के द्वारा करा जाता है, लेकिन पैसे से पैसा क्रिएट करना कमर्शियल बैंक का काम है। कमर्शियल बैंक बहुत आगे की चीज़ है, जानता है इसकी टॉपी उसके सर, उसकी टॉपी उसके सर, घुमा घुमा के एक छोटे से पैसे को, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट को इन्फानाइट अमाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। कौन? हमारा कमर्शियल बैंक। तो ये कैसे कन्वर्ट करता है इसके लिए आपको जानना पड़ेगा और समझनी पड़ेगी हमारी ये पर्टिकुलर टेबल जो आपके सामने आ रही है। मैं लेकर आऊँगा उसको, टेबल बनाऊंगा, आप ध्यान से समझेंगे इस टेबल को। लेकिन उससे पहले आप दो कंसेप्ट समझ लीजिए, एक का नाम है प्राइमरी डिपॉजिट और एक का नाम है LRR, जिनके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब वो पैसा जिससे बैंक शुरुआत कर रहा है या वो पैसा जो बैंक के पास फिलहाल अवेलेबल है और इसके थ्रू बैंक क्रेडिट क्रिएट करना शुरू करेगा, उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाएगा। आप इसको इनिशियल डिपॉजिट भी कह सकते हैं, मतलब इस पैसे से बैंक शुरुआत करेगा क्रेडिट क्रिएट करने की, इसको इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। और दूसरा दोस्तों हमारा LRR, जिसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो एक्चुअल में उस परसेंटेज को कहा जाता है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास या RBI के पास रखनी पड़ेगी रिजर्व के रूप में, उसको LRR लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है। इस LRR के हमारे कंपोनेंट्स आते हैं जिनमें एक कंपोनेंट हमारा CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, आप लोग नाम सुन चुके हैं इसका। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास SLR है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। और कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं जो हिडन और कॉन्फिडेंशियल रखे जाता है बैंक के द्वारा, जिसके बारे में बताना अलाउड नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो LRR है वो CRR, SLR और कुछ हिडन चीज़ों का सम है। वो हिडन चीज़ें क्या हैं किसी को नहीं पता, कुछ तो हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल बेसिस पर रखी जाती हैं, उनके बारे में नहीं बताया जाता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं आपके सामने और उसके बाद बात करते हैं कि कैसे पैसा डबल होने वाला है, कैसे पैसा होगा कई गुना। कमर्शियल बैंक बहुत चालाक है और कैसे पैसे को घुमाता है वही समझते हैं। तो चलिए मेरे साथ टेबल बनानी सीखेंगे, कैसे बनते हैं टेबल दोस्तों। इसी के साथ हम लोग फॉर्मूला भी सीखेंगे, फॉर्मूला कौन कौन से हैं उसको भी जानेंगे। मान के चलते हैं हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट है दोस्तों 1000 करोड़ रुपए का। जितना भी डेटा है यहाँ पे बोर्ड पे दिखाया जाएगा वो सारा करोड़ में होगा, ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, बैंक इससे डिपॉजिट क्रिएट करने की कोशिश करें। फिलहाल बैंक के पास यही 1000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है और कुछ नहीं है। ठीक है, लोन देने से पहले, किसी भी इंसान को लोन देने से पहले बैंक को LRR मेंटेन करना कंपलसरी है। मैं मान के चलता हूँ LRR 20% है दोस्तों, ये मेरी अजम्पशन है। आप जो एज्यूम करना चाहे कर सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं 10%, 20%, सिंपल नंबर लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15, 13, 14, 16 नहीं लेंगे, एक्यूरेट नंबर लीजिए 10, 25, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, रूल है, RBI ने हुक्म दे रखा है हर कमर्शियल बैंक को कि भाई लोन देने से पहले LRR जनरेट करिए, अपना LRR को मेंटेन करके चलना। आपने जितना पैसा आपके पास है सबसे पहले LRR में ट्रांसफर करो, उसके बाद लोन दो। तो 1000 करोड़ का 20% मतलब 200 करोड़ तो मेरे चले गए LRR में। ठीक है, बचे कितने? 800 करोड़। 800 करोड़ रुपए का मैंने लोन दे दिया किसको? मिस्टर ए को। मान लीजिए कोई इंसान है मिस्टर ए, उन्होंने मैंने 800 करोड़ का लोन उनको मैंने दे दिया है। मैंने कहा आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर ए को बुलाया, चाय पे बिठाया,
खाना खिलाया, उसके बाद कहा कि चलिए आपका लोन पास हो गया है और हम आपके अकाउंट में, जो कि हमारे ही बैंक में है, खुला है, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और मैंने 800 करोड़ रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब पैसा मिस्टर ए के पास चला गया, लेकिन फिलहाल है कहाँ, बैंक में ही है। 800 करोड़ रुपये दोस्तों कैश तो निकलेगा नहीं। 800 करोड़ रुपये यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे किसी ना किसी को चेक ही देना पड़ेगा। तो मैंने आगे RTGS NEFT कोई भी टर्म यूज़ करी जिसके थ्रू मैं पैसा ट्रांसफ़र कर पाऊँ। जिस भी इंसान के पास पैसा जाएगा दोस्तों, जाएगा तो अकाउंट में ही, कैश तो जाने वाला नहीं है, जाएगा किस में, अकाउंट में। तो अल्टीमेटली वो पैसा डिपॉजिट के रूप में बैंक में वापस आ जाएगा। जिस भी इंसान के अकाउंट में जाएगा 800 करोड़ रुपये वापस आ गया बैंक के पास ही। मान के चलते हैं पूरे बैंकिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो 800 करोड़ रुपये वापस तो बैंक में ही आ रहा है, कहीं और थोड़ी ना जाएगा, वापस आ गया। ठीक है, बैंक के पास अब डिपॉजिट हो गए कितने, 800 करोड़ के। फिर वही प्रोसेस, पहले 20% का रिजर्व, दैट इज 160 रुपीज़ का रिजर्व, और बाकी बचा कुछ कितना, 640 का मैंने लोन दे रहा है किसको, बी को। सेम वही प्रोसेस मैंने बी के साथ रिपीट करी जैसी मैंने ए के साथ करी थी, कि बी को बुलाएंगे, उनका अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में उस पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा कि सर लीजिए आपका लोन है, आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए बी ने फिर वही पैसा लिया है, खर्च तो करेगा। कोई भी इंसान लोन लेने के बाद घर पे तो रखेगा नहीं उस पैसे को, लोन लेगा तब जब उस पैसे की उसको ज़रूरत होगी। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने लोन लिया है, उस लोन को वो यूटिलाइज करेगा। हो सकता है, मान के चलते हैं बी ने एक फैक्ट्री खरीदनी थी, फैक्ट्री थी 640 करोड़ की फैक्ट्री है, 640 करोड़ की फैक्ट्री है। जिस इंसान से खरीदी उसको 640 करोड़ का चेक दे दिया, मिस्टर सिंघानिया को चेक दिया गया है। मिस्टर सिंघानिया का अकाउंट हमारे बैंक में, उन्होंने वापस आके पैसा हमारे अकाउंट में चेक लगाया, 640 करोड़ मेरे पास वापस आ गए। सारे बैंकिंग सिस्टम में बैंक जुड़े हुए हैं, हम ये मान के चलते हैं। फिर वही सिस्टम अगेन 128 20% और बचा कुछ 512 करोड़ हमने दिया सी को। ये सिस्टम दोस्तों चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा डिपॉजिट यहाँ पे जीरो नहीं होता, तब तक ही चलता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें, इनिशियल डिपॉजिट में तो मैंने कोई चेंज ही नहीं करा, 1000 का 1000 करोड़ ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारे राउंड चल रहे हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ लिखना चाहें राउंड लिख सकते हैं आप, राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है एंड सो ऑन। ये सारे राउंड चल रहे हैं, एक एक करके राउंड है, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, एक एक करके कंटेस्टेंट आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन बनेगा चैंपियन। तो हम ही बनेंगे चैंपियन। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। इनिशियल डिपॉजिट है मेरे पास 1000 करोड़ का, डिपॉजिट निकालना है, लोन निकालना है, LRR निकालना है। फॉर्मूला दोस्तों क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन का दोस्तों, या मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं इसको हम लोग। मनी मल्टीप्लायर का हमारा फॉर्मूला है दोस्तों 1/LRR। ठीक है, 1/LRR। ये आपको टाइम्स में आंसर देगा, किसमें देगा, टाइम्स में, कि पैसा कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको निकालना है फाइनल डिपॉजिट कितना होगा, तो आप मनी मल्टीप्लायर को जो भी आएगा उसको इनिशियल डिपॉजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप चाहें तो एक सिंपल फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। इससे हमारा फाइनल डिपॉजिट आ जाएगा। कुछ नहीं करा, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR था, मैंने उसको यहाँ रखा और इंटू इनिशियल डिपॉजिट का इनिशियल डिपॉजिट रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये निकालते हैं, चलिए। तो दैट इज 1/LRR। LRR है आपका 20%, परसेंटेज का साइन हटा के ऊपर हुआ इंटू 100, ये आ गया आपका 5 टाइम्स। इसका मतलब पैसा कितने गुना होने वाला है, पूरे 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 5 गुना, 5 गुना, 5 गुना, 5 गुना पैसा होगा। फॉर्मूला यहाँ पे भी नीचे लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप सीधा लिख सकते हैं 5 इंटू इनिशियल डिपॉजिट आपका 1000 करोड़ है, इसका ना फाइनल डिपॉजिट आपका कितना होगा 5000 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, 5000 करोड़ रुपये आपका टोटल डिपॉजिट होगा। ये जो डिपॉजिट है इसका टोटल कितना होगा, पूरा 5000 करोड़ रुपये। ठीक है, हर बार आपने 20% LRR में ट्रांसफर करा था, 20%। 5000 का 20% दोस्तों आता है पूरा 1000, तो हमने यहाँ लिख दिया 1000, सब करोड़ों में चल रहा है। ठीक है, और बचा कुचा हमेशा यहाँ लिख देते हैं, कितना बचेगा 4000। ठीक है, एक चीज़ आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द आंसर हम इस बात को जानते हैं या हमें याद रहेगा कि हमेशा इनिशियल डिपॉजिट वाला अमाउंट और LRR वाला अमाउंट इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए, गहरी बात है थोड़ी सी, ये कहना चाह रहे हैं बैंक ने जिस पैसे से शुरुआत करी थी वो था 1000 करोड़ रुपए, और जितना पैसा बैंक ने निकाल लिया अपने रिजर्व के रूप में वो है पूरा 1000 करोड़ रुपए। इसका मतलब है इस पूरी साइकिल में, इस पूरी प्रोसेस में बैंक ने जितना पैसा लगाया था उतना पैसा अपना निकाल लिया है। अब पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही देना है और बैंक ने कमाना है। इधर पब्लिक का पैसा आ रहा है, पब्लिक को ही जा रहा है। हमने तो अपना पैसा निकाल लिया है, पब्लिक का आएगा, पब्लिक को जाएगा, बीच में हम पूर्ण इंटरेस्ट कमाएगा।
क्यों नहीं कमाएंगे भाई, खर्चे नहीं निकालने बैंक के। तो ये जो पैसा मिलेगा मुझे इंटरेस्ट का, इससे मैं अपने बैंक के खर्चे निकालूंगा, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा रिवेन्यू है, पैसा तो मुझे भी चाहिए, तो मैं हूँ कमर्शियल बैंक। तो हम ये मान के चलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को दोस्तों कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्या कहा जाता है? क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कुछ लोग इसको मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन कैसा आ सकता है इससे रिलेटिव वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है दोस्तों, मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि क्रेडिट क्रिएशन और LRR में कैसा रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन है। आपको दिख रहा है कि अगर क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी तो LRR को कम होना चाहिए, और अगर LRR बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि क्रेडिट क्रिएशन और हमारे इनिशियल डिपॉजिट या फाइनल डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट में कैसा रिलेशन है। अगर इनिशियल डिपॉजिट बढ़ता है और LRR कांस्टेंट ही है तो फाइनल डिपॉजिट अपने आप ही बढ़ जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आप देख पा रहे हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैंने इनिशियल डिपॉजिट डबल कर दिया तो फाइनल डिपॉजिट क्या होगा। भाई फाइनल डिपॉजिट जितना भी था उसका डबल ही हो जाएगा, इनिशियल डबल होगा, फाइनल भी डबल हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन इसके आने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। ये हमारा एक फुल फ्लैच कंसेप्ट था जो कि बहुत 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 ज़्यादा शानदार है, और सिर्फ आप लोगों के लिए ये कंसेप्ट मैंने समझाया है। इस कंसेप्ट का नाम है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक काफ़ी आगे की चीज़ है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। तो इस तरीके से हमारा क्रेडिट क्रिएशन होता है दोस्तों। इस कंसेप्ट को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा दोस्तों। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने आ रही है, आप उसको देखना चाहें देख सकते हैं, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक दीजिए यहीं पर, इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में बात करने वाले। सेंट्रल बैंक मीन्स हमारा आरबीआई की बात होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है दोस्तों, स्वागत करिए जरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों का फादर है, तो फादर का रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए थोड़ा सा। तो ये हमारा दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। के बाद सेंट्रल बैंक के फंक्शन। सेंट्रल बैंक मतलब हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आइए अब हमारे साथ, अब हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है दोस्तों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1935 में, और इसको नेशनलाइज पूरे इसका जो राष्ट्रीयकरण है पूरे देश में वो हुआ था 1949 में। और 1949 के बाद इसके पास एनॉर्मस पावर आ गई थी, और इसको बनाया गया था एपेक्स इंस्टीट्यूशन पूरे मॉनेटरी सिस्टम का। सिंपल भाषा में कहूँ तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारे देश में जो मनी से डील करने वाला है वो है RBI, सिर्फ और सिर्फ RBI के अलावा कोई और नहीं है। एपेक्स है, सोल अथॉरिटी है, इसके पास जो पावर्स है वो किसी और बैंक के पास नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आता है जिसका नाम है इश्यू ऑफ करेंसी। इंडिया में जितने भी नोट आप देखते हैं उसको छापने का एक अधिकार मोनोपोली RBI की है। बस ₹1 का नोट, आई रिपीट, ₹1 का नोट RBI नहीं छापता। इसके अलावा जितने कॉइन्स हैं, जितने नोट हैं, ₹2 से लेकर 2000 तक के कॉइन्स हैं, कॉइन जितने भी हैं सबके सब छापने की जिम्मेदारी RBI की है। इस बात को ध्यान के चलें। बस ₹1 का नोट, सिर्फ ₹1 का नोट। ₹1 की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू करा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू करा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है हु इशूज ₹1 नोट, तो आंसर आएगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया जाएगा, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी लिखा जा सकता है, या ज़्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आने के चांसेस है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ₹1 का नोट कौन साइन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर साइन करते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और बाकी सारे नोट जो RBI द्वारा छपते हैं उसको कौन साइन करता है, उसको साइन करते हैं हमारे देश के RBI के गवर्नर। जो भी गवर्नर होंगे प्रेजेंट सिचुएशन के, वो साइन करेंगे उस पर्टिकुलर टाइप की जो भी करेंसी होगी डिनोमिनेशन वाली, उसको वो गवर्नर साइन करेंगे, ठीक है। और RBI ही क्यों छापता है, ताकि नोट के अंदर सारे के सारे होमोजेनिटी रहे, नोट अलग अलग टाइप के ना हो, इसलिए सारी जिम्मेदारी RBI ही दे रखी है। RBI को पता भी चलता रहेगा कितने नोट सर्कुलेशन में, कितने नहीं है। अपनी मर्जी से RBI छापता नहीं है। जब गवर्नमेंट उसको रिजर्व देती है गोल्ड का और फॉरेन करेंसी का, उतने का ही वो नोट छाप के दे देता है। मिनिमम जो नोट छपते हैं दोस्तों वो छपते हैं 200 करोड़ रुपए के। मैं रिपीट करता हूँ, मिनिमम 200 करोड़ की करेंसी छपेगी। आप जिस मर्जी डिनोमिनेशन में छपा लो, 2000 के नोट के रूप में छपा लो, 100 रुपये के नोट के रूप में छपा लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने का रिजर्व गवर्नमेंट देगी उतने का ही हम करेंसी छाप के देंगे, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। ये बात ध्यान रख के चलेंगे आप।
दूसरा पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। इंडिया में जितनी गवर्नमेंट है, जितनी स्टेट गवर्नमेंट है, उन सबका करंट अकाउंट कहाँ है? आरबीआई के पास। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी अकाउंट कहाँ है? आरबीआई के पास है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी रिबेट देनी है, कुछ भी फंड ट्रांसफर करने हैं, तो वो इतने बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, 1-1 लाख करोड़, 2-2 लाख करोड़ रुपए के फंड होते हैं, कैश में देने पॉसिबल नहीं है। तो वो सबके सब आरबीआई के थ्रू फैसिलिटेट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के करंट अकाउंट से स्टेट गवर्नमेंट के करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, या फिर पब्लिक अकाउंट में भी सब्सिडी के रूप में ट्रांसफर करने तो वहीं से हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब सारी सरकारों का बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है। और आरबीआई में दोस्तों पब्लिक का अकाउंट नहीं होता, मतलब हम लोग, आप लोग, हम में से कोई आरबीआई में अकाउंट नहीं खुलवा सकता, गवर्नमेंट खुलवा सकती है इसे। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट जिसका नाम है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। इंडिया में जितने बैंक हैं उन सबको लीड करने की जिम्मेदारी, उन सारे बैंकों को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी दोस्तों आरबीआई को दी गई है। आरबीआई सुपरवाइज करने के लिए सबसे पहले तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है चेक क्लियर करने का फंक्शन। चेक क्लियर करने का तरीका क्या है दोस्तों? मैं आपको वैसे ही सिंपल भाषा में बता देता हूँ। मान लीजिए एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास चेक ट्रांसफर करा, पर्सन टू पर्सन के थ्रू चेक ट्रांसफर हुआ है, तो आरबीआई जो है उस चेक को सॉल्व करने की या उस चेक को जो है सेटल करने की कोशिश करेगा। सेटल करने के लिए आरबीआई का पूरा प्रोसेस है जिसको हम लोग क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। इस क्लियरिंग हाउस फंक्शन में जिस बैंक को चेक दिया गया है उसके अकाउंट में, उस बैंक के अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा और जिस बैंक से पैसा लेना है उस बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। ये सारा काम करेगा आरबीआई और उसके बाद बैंक आगे फर्दर इसको अपने अपने क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जितने भी कस्टोडियन हैं डेट इज रिजर्व के, डेट इज हमारा जो रिजर्व है सीआरआर जिसे हम कहते हैं, सीआरआर भी दोस्तों आरबीआई के पास मेंटेन करे जाते हैं जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो वो परसेंटेज है बैंक के टोटल अमाउंट का जो आरबीआई के पास जमा करा के रखना कंपलसरी है। तो इसकी कस्टडी कौन रखता है? आरबीआई रखता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी होता है कि अगर किसी कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता तो आरबीआई उसको कभी पैसा देने से मना नहीं करेगा। और जिस रेट पे पैसा लैंड करता है दोस्तों उसको हम कहते हैं रेपो रेट। मैं रिपीट करता हूँ, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे हमारे बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन है। एज अ सुपरवाइजर वो बैंक्स के एक्टिविटीज़ के ऊपर निगरानी रखता है और उनको बताता है अगर कोई बैंक गलत कर रहा है तो उसको डांट भी देगा कि भाई ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, देता है, कभी कभी देता भी है, एडवाइस भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, जो कि बहुत 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 सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे और बहुत अच्छे खासे आएंगे। इसमें दोस्तों हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है, मनी सप्लाई जब बहुत कम हो जाती है तो डिफ्लेशन आ जाता है। इकोनॉमी के ना तो इन्फ्लेशन बहुत अच्छा है और ना ही डिफ्लेशन बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी इन अ बैलेंस मैनर में चले, जस्ट फ्लोट करती चले, फ्लोट करती चले, बैलेंस तरीके से चले। ये लहरें बहुत ज़्यादा जब ऊपर नीचे हो जाती है परेशानी देती है, थोड़ा स्मूथ भी चलना चाहिए। तो डेट इज़ माइल्ड कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी। तो उसकी जिम्मेदारी दी गई है आरबीआई को कि इकोनॉमी को हम माइल्ड कैटेगरी या नॉर्मल कैटेगरी में मेंटेन करके चले, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके चले, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं हम लोग। इसके लिए हमारे पास आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट है हमारे मेन जो इस सिचुएशन को प्रिवेल करने में मदद करते हैं, जिनमें सबसे पहले का नाम है हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरे का नाम है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम लोग क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करें। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दोस्तों वो इंस्ट्रूमेंट है जो क्वांटम पे फोकस करता है, क्वांटिटी, कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर है उसके ऊपर फोकस करता है। जबकि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दोस्तों हमारा डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट के ऊपर फोकस करता है कि किस दिशा में पैसा जा रहा है, इस सेक्टर में जाना चाहिए, इस सेक्टर में जाना चाहिए, इस सेक्टर में जाना चाहिए। इससे डील करता है हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटी से डील करता है हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मैं पहले आपसे बात करूं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिनमें सबसे पहले वन का नाम है रेपो रेट या रीपर्चेज रेट भी कहते हैं दोस्तों। रेपो रेट, रीपर्चेज रेट, एक्चुअल में मैंने आपको अभी बताया जिस रेट पे हमारा कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेता है उसको हम लोग रेपो रेट, रीपर्चेज या बैंक रेट के नाम से भी जानते हैं। बस फर्क है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए है, बैंक रेट थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए। रेपो रेट के टाइम पे सिक्योरिटी नहीं गिरवी रखनी पड़ती, बैंक रेट के टाइम पे सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, बस ये छोटा सा फर्क है। अब रूल क्या कहता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। इन्फ्लेशन के टाइम पे, ठीक है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेने जाता है और आरबीआई कहता है कि मैं पैसा तो दूंगा लेकिन आपसे बहुत अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं पैसा दूंगा, आपको महंगा मिलेगा पैसा। अब महंगा पैसा मिलेगा तो बैंक, कमर्शियल बैंक सोचता है कि यार मैं पैसा लूँ ना लूँ क्योंकि पैसा महंगा मिल रहा है। महंगा मीन्स इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद उसने आगे पब्लिक को भी देना है।
ठीक है, होता क्या रूल कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेता है और कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को दे देता है पैसा। अगर पीछे से पैसा मिलेगा महंगा तो उसको पब्लिक को पैसा महंगा देना पड़ेगा, और महंगा पैसा पब्लिक को लेना पसंद नहीं है, जिसकी मजबूरी है सिर्फ वही लेगा, हर इंसान नहीं लेगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर यही पैसा सस्ते रेट पे मिल रहा है तो हर इंसान लेगा, कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो रूल क्या कहता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे पैसा महंगा कर दो, महंगा करने वाला इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो। मान लीजिए मार्केट में मिलने वाला जो बैंक से पैसा है उसकी इंटरेस्ट रेट 15%, 12% पहुंच गई, तो 12%, 15% पैसा बहुत महंगा माना जाता है। इसका मतलब 15% पर एनम का इंटरेस्ट देना बच्चों की बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है एक बिजनेसमैन के लिए 15% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देना, तो वो लेगा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर वही बैंक आपको पैसा दे रहा है 6% पर एनम पे, 7% पर एनम पे, 5% पर एनम पर, तो कितना अच्छा लग रहा है। 5% पर एनम, आपको नई गाड़ी चाहिए, 5% पर एनम पे, सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट, मात्र 5%। इसका मतलब 10 लाख की गाड़ी अगर आपने लिया तो उसकी 1 साल का इंटरेस्ट मात्र 50,000 रुपये होगा। महंगा नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी लेके चलने नई वाली लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टाइम पे आरबीआई सिनेरियो को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन टाइम पे रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे मार्केट में जो लैंडिंग रेट है कमर्शियल बैंक जिस पे रेट पे पब्लिक को पैसा देता है वो रेट महंगा कर देता है, पब्लिक पैसा नहीं लेती। डिफ्लेशन टाइम पे घटा देता है, लैंडिंग रेट घट जाता है, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश कर सकती है उस टाइम पे। दूसरा हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारा आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, सरकारी सिक्योरिटीज़, बहुत तरह की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, मान लीजिए एक गवर्नमेंट ने एक पेपर बनाया और उस पर अपनी स्टैंप लगा दी कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और उस पर लिख दिया कि भाई ये सिक्योरिटी है। एक सिक्योरिटी में से एक शेयर मान लीजिए, डिबेंचर मान लीजिए, एक भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, और जो भी इंसान उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेगा उसको 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने की लेगा उतने का इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट ले लिए, कागज के टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और अपने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख सरकार को दे दिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 साल तक का टाइम पीरियड हो सकता है इसका। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप 1 साल तक वेट करो। आपका पैसा फिलहाल सरकार के पास चला गया है, वाया आरबीआई सरकार के पास पैसा चला गया है, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो गया, आपको इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार लालच में फंसाती है। कैसे फंसाती है, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे रही है आपको। इंटरेस्ट रेट का मतलब जो आपने सिक्योरिटी ली है उस पर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सरकार कह रही है आप हमें 10 लाख दीजिए और हम आपको 1 साल का 10% इंटरेस्ट देंगे या 11% इंटरेस्ट देंगे, तो आप तो डेफिनेटली लेना पसंद करेंगे कि यार वाओ, एफडी से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो लेने में बहुत फ़ायदा है। आपने अपनी सारा पैसा जितना भी था वो सबका सब किसको दे दिया, सरकार को। अब ना रहेगा पैसा, ना आएगा इन्फ्लेशन, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो पैसा चला गया आपके हाथ से, तो अब इन्फ्लेशन भी चला जाएगा। और डिफ्लेशन टाइम पे सरकार अपोजिट करेगी, सरकार आपको पैसा वापस कर देगी और सिक्योरिटी वापस ले लेगी आपसे। पैसा वापस आएगा, सिक्योरिटी सरकार के पास वापस चली जाएगी। ऐसे करके सरकार आपको वापस पैसा दे रही है और आप उस पैसे को खर्च करोगे, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे, आई रिपीट, इन्फ्लेशन टाइम पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को, और डिफ्लेशन टाइम पे हम लोग बाय बैक करते हैं, वापस खरीद लेते हैं ताकि आपको पैसा दिया जा सके। तो इसको कहा जाता है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसकी डिटेल आपके सामने आ रही है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जिसका नाम है कैश रिजर्व रेशो। मैंने आपको बताया था सीआरआर एक्चुअल में वो परसेंटेज है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने आरबीआई के पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा परसेंटेज मेंटेन करोगे तो आपके पास बचेगा कम, आप दे पाओगे कम, और अगर आप कम परसेंटेज मेंटेन करते हो तो आपके पास बचेगा ज़्यादा, आप दे पाओगे ज़्यादा। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई चाहता है कि आप कम से कम पैसा दो, इसलिए वो जो रिजर्व है बढ़ा देता है। आरबीआई जितना ज़्यादा रिजर्व बढ़ाएगा उतना ज़्यादा रिजर्व आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपके पास पैसा कम बचेगा और आप कम से कम पैसा पब्लिक को दे पाओगे। डिफ्लेशन टाइम पे आरबीआई रिजर्व को कम कर देता है कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप पब्लिक को दो, रिजर्व कम हो गया, आपको कम मेंटेन करना है, आपके पास ज़्यादा बचेगा और आप पब्लिक को ज़्यादा दे पाएंगे। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे कम से कम देना है, डिफ्लेशन टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा देना है। ये हमारा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारे पास एसएलआर है दोस्तों, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है। ये वो पैसा जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास ही मेंटेन करके चलना है, वो भी लिक्विड फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, रिजर्व में मेंटेन करके चलना है, और इसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करा जाएगा बिल्कुल भी। ये अलग से रिजर्व है जो आपकी इमरजेंसी फंडिंग के टाइम पर ही यूज़ होगा। अगर आपने एसएलआर ज़्यादा मेंटेन, एसएलआर भी कितना मेंटेन करना है आरबीआई बताता है, अगर एसएलआर ज़्यादा मेंटेन कर दिया तो आपके पास पैसा वैसे ही कम बचेगा, और अगर एसएलआर कम मेंटेन करा तो आपके पास पैसा ज़्यादा बचेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई चाहता है कि आप कम से कम पैसा दें, इसलिए वो रिजर्व बढ़ा देता है।
ज़्यादा रिजर्व होगा तो आप कम से कम पैसा दे पाएंगे, रिजर्व कम होगा डिफ्लेशन के टाइम पे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। तो यह दोस्तों हमारा SLR जिसका नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगला पॉइंट हमारे पास रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक पावर, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक आपसे कमर्शियल बैंक से उधार ले रहा है। ये कहना थोड़ा सा बेइज्जती वाला महसूस होता है कि कमर्शियल बैंक से RBI उधार ले रहा है, RBI की बेइज्जती है, मैं नहीं बेइज्जती करूँगा बिल्कुल भी। आप सिंपल मान लीजिए, जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत एक्सेस मनी हो जाती है तो उस पैसे को वो क्या करता होगा, पब्लिक नहीं ले रही है मान लीजिए, तो अपना सारा एक्सेस पैसा वो RBI के पास जमा करा देता है। RBI उस पैसे पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन बड़ी अच्छी ली गई है, रिवर्स रेपो रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट रिसीव बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट द पार्किंग ऑफ फंड्स बाय द कमर्शियल। पार्किंग ऑफ फंड्स का मतलब जब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो अपने फंड्स को पार्क कर देगा, अपने फंड्स को जमा करा देगा RBI के पास। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल रहा है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे जब महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ताकि आप अपने फंड्स को हाथ ना लगाएं, क्योंकि आप अगर उस पैसे को निकालोगे और पब्लिक में बांटोगे तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो RBI कहता है भाई मैं तुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट दूंगा, तो सारा पैसा मुझे दे दे, जितना दे सकता है सारा पैसा मुझे। RBI बहुत स्मार्ट है इस मामले में, कमर्शियल बैंक से सारा पैसा ले लेता है। सारा पैसा ले लेगा तो अब इन्फ्लेशन आएगा नहीं, क्योंकि मार्केट में पैसा आ ही नहीं सकता। बैंकों का सारा पैसा किसके पास है, RBI के पास है। डिफ्लेशन टाइम पे RBI रिवर्स रेपो रेट का कम कर देता है। जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है तो कमर्शियल बैंक को लगता है कि यार RBI को पैसा देकर फायदा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 1-2% इंटरेस्ट दे रहा है, ये 1-2% से तो हमारे खर्चे भी नहीं निकलेंगे, इसलिए RBI रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है। इस चक्कर में कमर्शियल बैंक को पब्लिक को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक कमर्शियल बैंक से अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेगी, 7% 8% पे ले लेती है, और वहाँ RBI आपको देता है 2% ही। तो डिफ्लेशन के टाइम पे RBI रिवर्स रेपो रेट कम करते हैं ताकि कमर्शियल बैंक मेहनत करे और पब्लिक को पैसा बांटने की कोशिश करे। ये था दोस्तों हमारा रिवर्स रेपो रेट। इसी के साथ हमारे दोस्तों क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट खत्म हुए। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ लोन जो आपको मिलेगा और जो आपने सिक्योरिटी मॉर्गेज करी है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखा है और आपको 1 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखने पर बैंक ने आपको सिर्फ 70,000 रुपये दिए हैं, तो जो डिस्काउंट है बीच में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है 30,000 का, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाएगा। परसेंटेज में देखा जाए तो 1 लाख रुपए का 30% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अच्छा खासा है मार्जिन रिक्वायरमेंट दोस्तों। इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा करते हैं ताकि आपको लोन कम से कम मिले। डिफ्लेशन के टाइम पे यही मार्जिन रिक्वायरमेंट कम से कम कर देंगे ताकि आपको लोन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मान लीजिए इन्फ्लेशन के टाइम पे 30% का मार्जिन रिक्वायरमेंट और डिफ्लेशन टाइम पे सिर्फ 10% का मार्जिन रिक्वायरमेंट। इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको पैसा कम से कम मिल रहा है और डिफ्लेशन के टाइम पे पैसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। और अगला पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन एक अपील है, हाथ जोड़ के विनती करी जाती है RBI के द्वारा कि सारे कमर्शियल बैंक को कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या मार्केट में डिफ्लेशन है, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके चलिए। इन्फ्लेशन है तो पब्लिक को पैसा कम से कम दीजिए, डिफ्लेशन है तो पब्लिक को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और बाद में नीचे धमकी लिखी होती है कि मजाक में मत लेना बिल्कुल भी, अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो बड़े प्यार से बेइज्जती करी जा रही है RBI के द्वारा कमर्शियल बैंक्स की कि जैसा हम कह रहे हैं अगर आपने वैसा ना करा तो भी आपका नुकसान ही है। तो ये वही बात हो गई। इस पर एक बड़ी अच्छी लाइन याद आती है कि तुम मुझे चाहो या ना चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो वही बात है कि हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा RBI का कहना है कमर्शियल बैंक को। इसलिए कमर्शियल बैंक चुपचाप सारी की सारी बात मानते हैं किसकी, RBI की। फादर ऑल द बैंक्स है भाई, फादर है सारे बैंक्स का और हेड भी है, तो हेड की बात नहीं ठुकराई जाएगी। जो RBI कह रहा है चुपचाप उसको फॉलो करते चलो। तो ये था दोस्तों हमारे पास बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर। आ जाओ भाई फटाफट, गवर्नमेंट बजट की बारी आ गई। चैप्टर अब पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट बजट। मैक्रो का चैंपियन वाली वीडियो चल रही है दोस्तों। गवर्नमेंट बजट की बारी आ चुकी है और शुरू करते हैं हम गवर्नमेंट बजट की बात। डेफिनेशन हमारे सामने आ चुकी है, वो शानदार डेफिनेशन लिखी गई है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक साल के अंदर सरकार कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च करती है और कहाँ से कितना कितना पैसा कमाती है, इसके बही खाते को, इसके कच्चे चिट्ठे को, ये पक्का चिट्ठा कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड को गवर्नमेंट बजट कहा जाता है। सो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट इज
गोइंग टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है और कहाँ कहाँ से कितना कितना कमाने वाली है। एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ध्यान रखिए, चलना एक्सपेक्टेड है, भविष्य की बातें चल रही है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही बेस्ड हो सकती हैं, रियलिटी का किसी को नहीं पता। इसको कहा जाता है दोस्तों गवर्नमेंट बजट। एक साल की ड्यूरेशन है। गवर्नमेंट बजट दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सब बनाती है, कोई नहीं छोड़ती। ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं दोस्तों, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जा रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 101% इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक केस स्टडी भी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छे से करके चलेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का दोस्तों, उसका नाम है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन का मतलब होता है दोबारा से बांटना। पहले ढंग से नहीं बटे थे, अब बांट देते हैं। टेंशन मत लो, हम बैठे हैं। पिछली बार हमने जिस सेक्टर में जितना पैसा दिया, मान लीजिए वो पैसा किसी सेक्टर में ज़्यादा किसी में कम गया, तो कोई बात नहीं, अगले साल हम अपनी जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का दोस्तों, अगर आप पिछला बजट उठा के देखते हैं, इससे पहले 2019 से पहले वाले बजट उठा के देखते हैं, तो हेल्थ सेक्टर पर सबसे कम पैसा खर्च करा गया है इंडिया के अंदर। लेकिन कोविड-19 के सिचुएशन के बाद हेल्थ सेक्टर के खर्च होने वाले पैसे में एकदम से स्टीप प्राइस, शानदार इजाफा हुआ है, शानदार बढ़ोतरी हुई है। ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से है, क्योंकि जिस टाइम पे जो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सरकार उसी चीज़ पे ध्यान देती है, जिस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए सरकार उसी सेक्टर पे ध्यान देती है। मैं आपको एग्जाम्पल इसका और दे देता हूँ। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी मिलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार कह रही है पेट्रोल महंगा हो चुका है, पेट्रोल छोड़िए और अब आ जाइए किस पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आ जाइए। तो इसको कहा जाता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जिस चीज़ को सरकार प्रमोट करना चाहती है उस पर आपको हेल्प करेगी ताकि आप उस पर शिफ्ट हो जाएं। तो सरकार अपने बजट में एलोकेट करती रहती है, जिस सेक्टर को प्रमोट करना उसको पैसा ज़्यादा देगी, जिसको डिमोट करना उस पर पैसा कम देगी। इसी के अंदर दोस्तों हमारे 2 पॉइंट आते हैं, कैसे सरकार ऐसा करती है। पहले तो टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज देके भी कर सकती है, कुछ चीज़ों पर टैक्स कंसेशन, सब जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जाम्पल दिया, तो सब्सिडी दे रही है सरकार, ठीक है, कि जिस पे भी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना शुरू करें। कार पर, बाइक पे, स्कूटर पे, सब पे सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट। और कुछ चीज़ों में सरकार टैक्स पे कंसेशन भी देती है, टाइम टू टाइम टैक्स कंसेशन दे दिया आपने। जैसे एग्जांपल सैनिटाइजर पे टैक्स कम कर दिया था सरकार ने शुरू में ही, क्योंकि एकदम से यूजेज काफ़ी बढ़ गया तो उसको टैक्स कम करा गया ताकि हर इंसान उसको आसानी से ले पाए, ठीक है। और जिस चीज़ के मान लीजिए सरकार चाह रही है जिसका कंजम्पशन आप कम कर दे उस पर टैक्स बढ़ा देती है, जैसे सिगरेट, ठीक है, और टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहल वगैरह, इन सब पे टैक्स बढ़ता रहता है ताकि इनका यूजेज कम हो, ठीक है। और इसी के साथ ये भी रीएलोकेशन में दोस्तों। और दूसरा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। देश के हित में कुछ गुड्स एंड सर्विस सरकार खुद बनाती है ताकि वो सही रेट पे पब्लिक को अवेलेबल करा पाए। जैसे कोविड की वैक्सीनेशन मान लीजिए, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे के कंपनी से बनवाई है ताकि सब लोगों तक सही अमाउंट में और सही क्वालिटी वाली वैक्सीनेशन पहुंच पाए। तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। इसमें आप एलपीजी गैस का एग्जांपल भी लेके चल सकते हैं, सरकार के द्वारा दी जाती है। ये सब के सब दोस्तों हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एग्जांपल है। इसमें पब्लिक गुड्स भी आते हैं, वो गुड्स जो सरकार के द्वारा कॉमन पीपल, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पीपल या सब लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, उन सारे गुड्स को पब्लिक गुड्स कहा जाता है। इसमें आपकी रोड, रेलवे सब इसी के थ्रू होता है दोस्तों, आप ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है जिसका नाम है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए वक्त के साथ साथ इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी वो बढ़ती जा रही है। रिचर आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर। इनके बीच का जो गैप है उसको कम करना है। तो कैसे कम करूँगा? रिच के ऊपर टैक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा। जो टैक्स रिच के ऊपर लगता है दोस्तों वो सारा का सारा हमारा प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर वाला होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जो जितना ज़्यादा अमीर होगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से अमीर हल्के हल्के नीचे आएंगे और पुअर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दूंगा। जो जितना ज़्यादा पुअर उसको उतनी ज़्यादा सब्सिडी। ऐसे पुअर हल्के हल्के ऊपर आएंगे, रिच नीचे, पुअर ऊपर। ही एक टाइम ऐसा होगा रिच और पुअर बराबर हो जाएंगे, बस 200-300 साल का ही खेल है और कुछ नहीं, उसके बाद ज़रूर हो जाएंगे। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी इकोनॉमी दोस्तों वक्त के साथ साथ अलग अलग फेजेस में चलती है, जिसमें 2 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है इन्फ्लेशन, एक का नाम है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। गवर्नमेंट बजट की जिम्मेदारी है कि वो इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से नॉर्मल कैटेगरी में लाए और डिफ्लेशन से भी नॉर्मल कैटेगरी में लाए। मतलब ऊपर चली गई तो उसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, नीचे आ गई तो उसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कैसा करती है ऐसा? इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है सरप्लस। सरप्लस बजट दोस्तों ऐसा बजट है जिसमें सरकार की कमाई बहुत ज़्यादा है। कमाई तो हम लोगों से ही करनी है, पब्लिक से ही करनी है, और खर्चे हमारे ऊपर कम करेगी।
अर्थात टैक्स से ज़्यादा बढ़ा देगी, इतने बढ़ा देगी कि सरकार की कमाई बढ़ जाए और खर्चे कम से कम करेगी, ताकि सरकार के पास अच्छा खासा पैसा बच जाए। ऐसा क्यों करा जा रहा है? इन्फ्लेशन है दोस्तों, पब्लिक के पास इन्फ्लेशन टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मुझे उसको नीचे लाना है। नीचे लाने के लिए मुझे पब्लिक की जेब को खाली करना पड़ेगा। पब्लिक की जेब खाली होगी तो इकोनॉमी अपने आप ही कहाँ आ जाएगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। ठीक है। डिफ्लेशन टाइम पे गवर्नमेंट बजट बनाती है डेफिसिट। आई रिपीट, गवर्नमेंट जो है डिफ्लेशन के टाइम पे बजट बनाती है डेफिसिट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? डेफिसिट बजट का मतलब हमारी इकोनॉमी नीचे है, मुझे उसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है। तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देगी, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर में खर्च करेगी और टैक्स कम से कम लेगी, ताकि हमारी जेबों में बढ़ोतरी हो, हमारी जेबों में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए, हमें सब्सिडी मिल रही है, हमारी इनकम बढ़ जाए। ठीक है, हम अच्छे से उस पैसे को यूटिलाइज कर पाएँ। तो डिफ्लेशन टाइम पे डेफिसिट बजट बना के सरकार इकोनॉमी को नॉर्मल लेवल पे लाती है, और इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट बना के इकोनॉमी को नीचे लाने की कोशिश करती है। तो इसको याद करने का दोस्तों शॉर्टकट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, बजट इज डीडी, अर्थात बजट, आई इन्फ्लेशन, एस सरप्लस, डी डिफ्लेशन, डी डेफिसिट। बजट इज डीडी, ध्यान रख के चलेंगे सब लोग। इन्फ्लेशन के टाइम पे बनाया जाता है सरप्लस और डिफ्लेशन के टाइम पे बनाया जाता है डेफिसिट। ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। हमारे देश में जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, सरकारी इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, SAIL हो गया, GAIL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब सरकारी एंटरप्राइजेस हैं। इन सब की जितनी फंडिंग होगी, इन सबको जो मैनेज करा जाएगा, इन सब के ऊपर जो खर्च करा जाएगा, वो सब का सब सरकार के द्वारा करा जाएगा। इसके अलावा इनकी जो कमाई होगी वो भी सरकार की ही होगी। जिसके खर्चे उसकी कमाई, खर्चा सरकार ने करा तो कमाई भी किसकी है? सरकार की ही है। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों हमारे पास जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। देश की इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए सरकार अलग अलग टाइप की स्कीम्स लेकर आती है, सेविंग स्कीम्स लेकर आती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करें। आपको टैक्स रिबेट दी जाती है, NSC PPF टाइप की स्कीम्स लेकर आती है, ताकि लोग अपना पैसा इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करें। इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट दोस्तों जो वन ऑफ माय फेवरेट है, जिसका नाम है, और काफ़ी ज़्यादा इस पर केस स्टडी आपका क्वेश्चन आ सकता है, जिसका नाम है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे देश का हर एक रीजन अच्छे से डेवलप हो। जिस भी स्टेट में रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हो रही हैं, मतलब वो देश पिछड़ा हुआ माना जा रहा है, कोई भी स्टेट हो सकता है। जैसे हम लोग देश के बारे में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा कोई भी, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, कोई भी स्टेट है ABCD स्टेट, वो थोड़ा बैकवर्ड रह गया, और कोई स्टेट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। तो सरकार अब अपनी जिम्मेदारी संभालेगी, और जो स्टेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया उस पर ध्यान ना देके जो बैकवर्ड है उस पर ध्यान देगी, और सारा फंड्स, अपना पैसा जो है वो बैकवर्ड वाले जो हमारा स्टेट है उस पर ध्यान देने शुरू करेगी, और उसकी फंडिंग करेगी, उस पर इंडस्ट्री सेटअप कराएगी, उस पर स्कीम्स लेकर आएगी, ताकि इस बैकवर्ड वाले एरिया का डेवलपमेंट हो पाए, और ये भी कहाँ पहुँच जाए? ऊपर पहुँच जाए। तो ये वही बात है कि जिसमें कुछ कमी है उस बच्चे पे ध्यान दीजिए। सरकार की ओर से सारे के सारे स्टेट उसके बच्चों की तरह है। जो बच्चा थोड़ा पिछड़ा हुआ रह गया उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उसकी फंडिंग करिए और उसको कुपोषण से बचाइए, और उसको अच्छे से पैसा भी दीजिए ताकि उसका डेवलपमेंट हो पाए। उसको अच्छी शिक्षा, जो भी सरकार के रिसोर्सेज है सब प्रोवाइड करो, ताकि वहाँ के बच्चों का और उस स्टेट का डेवलपमेंट हो पाए। ये हमारा पॉइंट है जिसका नाम है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। अगला दोस्तों हमारे पास बजट के कंपोनेंट्स आते हैं। बजट के दोस्तों हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक का नाम है रिवेन्यू बजट, एक का नाम है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। जहां रिवेन्यू बजट सरकार के रिवेन्यू एस्पेक्ट से बात करता है, जो एसेट लायबिलिटी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते। कैपिटल बजट सरकार के उन सारे एस्पेक्ट को कवर करता है जो आपके एसेट्स को या लायबिलिटीज को हिला के रख देते हैं। आई रिपीट, रिवेन्यू एस्पेक्ट जो है बजट का दोस्तों, वो सरकार के एसेट्स और लायबिलिटीज, सरकार की जो ऑब्लिगेशंस हैं जो सरकार को पूरे करने हैं, सरकार की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से किसी को अफेक्ट नहीं करता। और जो कैपिटल बजट है वो सरकार के ऑब्लिगेशंस को बढ़ा सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को भी बढ़ा सकता है, मतलब अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। कैपिटल बजट सरकार के एसेट और लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है, रिवेन्यू बजट नहीं करता। चलिए बात करते हैं, अब रिवेन्यू बजट की बात हुई है, अब हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसीट्स की। सबसे पहले सरकार के रिसीट्स के सोर्सेज जान लेते हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आता है। देखो, अगर मैं कहूँ अभी से आपको खर्चे गिनवा दूँ तो आप कहेंगे सर सारा खर्चा खर्चा खर्चा, कमा तो लो पहले। तो पहले कमा लेते हैं, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान के चलते हैं, तो पहले कमा ले, उसके बाद खर्च भी करेंगे। तो खर्च के सोर्सेज बाद में जानेंगे, पहले बात करते हैं कमाने के सोर्सेज क्या क्या है, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। क्योंकि पैसा सबको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं पैसे की बारिश हो,
तो सरकार पैसा कहाँ कहाँ से कमाती है? सबसे पहले रिसीट्स हमारे पास रेवेन्यू रिसीट है दोस्तों। रेवेन्यू रिसीट हमारी वो रिसीट्स हैं जो ना तो लायबिलिटी बढ़ाती है और ना ही एसेट्स घटाती हैं। आई रिपीट, ना तो लायबिलिटी बढ़ाती है और ना ही एसेट्स घटाती हैं। ना तो लायबिलिटी बढ़ानी है ना ही एसेट्स घटानी है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इसके दो सोर्सेज है दोस्तों, टैक्स रिवेन्यू रिसीट और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट। टैक्स रिवेन्यू रिसीट जिसमें टैक्स का जिक्र हो गया, कंपलसरी पेमेंट है टैक्स, और नॉन टैक्स वो जो टैक्स नहीं है, ऑब्लिगेशन इसका कंपलसरी नहीं है, कोई देता है कोई नहीं देता है। टैक्स दोस्तों दो प्रकार के हैं, एक का नाम है डायरेक्ट टैक्स, एक का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोग जानते हैं डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट का एग्जांपल है जीएसटी और डायरेक्ट का एग्जांपल हमारा सबसे प्यारा इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। एग्जांपल आप लोग ध्यान रख लेंगे इसका। उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात करूँ तो दोस्तों नॉन टैक्स रिवेन्यू हमारे बहुत सारे एग्जांपल है। नॉन टैक्स रिवेन्यू सरकार की कमाई तो है लेकिन ये टैक्स नहीं है, कमाई है लेकिन टैक्स के रूप में नहीं हो रही। इसमें हो सकता है सरकार को इंटरेस्ट मिला हो, सरकार ने लोन दे रखा उसको इंटरेस्ट मिला, बिल्कुल नॉन टैक्स रिवेन्यू है। सरकार को प्रॉफिट्स मिले अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस के, डिविडेंड मिला, कमाई है सरकार की। सरकार को फीस मिली, सरकार के कॉलेज या स्कूल से उनसे जो फीस मिलती है मिल सकती है। सरकार को लाइसेंस भी मिली, सरकार बहुत सारी चीज़ों का लाइसेंस देती है, ड्राइविंग का लाइसेंस हो गया, गन का लाइसेंस हो गया, उससे सरकार को पैसा मिला। सरकार ने फाइन्स एंड पेनल्टी, चलान पता है आपको, ठीक है, उससे भी सरकार ने कमाया। एस्टेट में दोस्तों जिस इंसान का कोई लीगल हायर नहीं होता, जिसका कोई वारिस नहीं होता, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, तो कमाई तो होगी सरकार की। जिसका कोई नहीं उसकी गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे गिफ्ट एंड ग्रांट्स आते हैं। विदेशों से जो चैरिटी हमें मिलती है, विदेशों से जो फंडिंग हमारे पास आती है उसको गिफ्ट एंड ग्रांट्स कहा जाता है दोस्तों, ये सब भी आता है। फॉरफीचर हो गया, अगर आपने सरकार को कॉन्ट्रैक्ट लेके पूरा नहीं करा तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगा दी जाएगी जिसको फॉरफीचर कहा जाएगा। और स्पेशल असेसमेंट एक स्पेशल तरह का चार्ज है जो सरकार उन लोगों से लेगी जिनके प्रॉपर्टी की वैल्यू अचानक से बढ़ गई गवर्नमेंट के एक स्टेप की वजह से। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर के पास मेट्रो का प्रोजेक्ट पास हो जाता है तो आपके घर की वैल्यू रातों रात ही मल्टीपल टाइम्स हो गई। तो जब भी आप उस घर को किराए पे देंगे या बेचेंगे या खरीदे कुछ भी करेंगे तो आपको एक सरकार को स्पेशल असेसमेंट देना पड़ेगा। इसको हम लोग स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल चार्ज कह सकते हैं। ये सब के सब दोस्तों हमारे एग्जाम्पल थे नॉन टैक्स रेवेन्यू के। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल रिसीट्स के बारे में। कैपिटल रिसीट के बारे में दोस्तों हम बात करें तो कैपिटल रिसीट्स हमारी वो रिसीट्स हैं जो हमारी लायबिलिटी बढ़ाएंगी या फिर हमारे एसेट्स घटाएंगी। मतलब पैसा तो आएगा, नो डाउट पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है ये जो पैसा है ना भाई, ये हमारे लिए वरदान ना होके अभिशाप की तरह है। कैसे? लायबिलिटी बढ़ा रहा है, लायबिलिटी मतलब बर्डन बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है, बोरोइंग्स बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और एसेट्स घट रहे हैं। एसेट का घटना, ओ माय गॉड, मेरी ये प्रॉपर्टी बिक गई, मेरी वो प्रॉपर्टी बिक गई, ये भी टेंशन है भाई। तो कैपिटल रिसीट्स अगर मैं ढंग से यूज़ ना करूँ तो भाई ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इसका ऑब्लिगेशन बड़ा खतरनाक है। आपके एसेट्स को ख़त्म कर रही हैं और आपकी लायबिलिटी को बढ़ा रही हैं। कोई ना कोई काम तो करेगी। एसेट का ख़त्म होना बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, और लायबिलिटी का बढ़ना टेंशन को बढ़ा देता है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ये हमारी कैपिटल रिसीट है दोस्तों। इसके दो हिस्से होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। एक तो डेट क्रिएटिंग होता है, एक नॉन डेट क्रिएटिंग होता है। डेट क्रिएटिंग मतलब जिसमें लोन या लायबिलिटी बढ़ती है, बोरोइंग्स, लोन एटसेट्रा, और नॉन डेट क्रिएटिंग वो जिसमें एसेट्स कम होते हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, रिकवरी ऑफ लोन हो गया। ये हमारे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों ऐसा खर्चा है जो ना तो आपके एसेट बढ़ाएगा और ना ही लायबिलिटी घटाएगा, अर्थात एसेट और लायबिलिटी इसको अफेक्ट ही नहीं करता और नहीं करता। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये आपकी डेली फंक्शनिंग का एक्सपेंडिचर है, रूटीन फंक्शनिंग का एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग है, डेली बेसिस के खर्चे हैं सरकार के जो सरकार को करने पड़ते हैं, सब्सिडी देनी पड़ती है, बच्चों के स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो खर्चा होता है, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ठीक है। सैलरी की पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट जो भी सरकार को देनी पड़ती है, डिफेंस पे खर्च करना, हेल्थ सर्विस पे खर्च करना, सब का सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा जिससे या तो मेरे देश के एसेट्स बढ़ जाएंगे या फिर लायबिलिटी कम हो जाएगी। पता नहीं, खर्चा तो हो रहा है लेकिन ये खर्चा मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। एसेट्स बढ़ रहे हैं, अच्छी फीलिंग आ रही, गुड वाइब्स ओनली, नाइस। और लायबिलिटी कम हो रही है, टेंशन कम हो रही है, वाओ, मुस्कुराने के मौके ज़रूर मिलेंगे। एसेट बढ़ रहे हैं तो लेट्स सेलिब्रेट। लायबिलिटी कम हो रही है, टेंशन खत्म, अच्छा लग रहा है, काफ़ी फील अच्छा हो रहा है।
ऐसे खर्चों को दोस्तों हम लोग क्या के चलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल आपको दे रखे हैं दोस्तों हमारे सामने, लोन टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एक्सपेंडिचर बिल्डिंग रोड वगैरह बनवाया, फ्लाईओवर बनवाया, ये सब के सब खर्चे सरकार को कमाई करने का मौका देते हैं। रोड फ्लाईओवर बना के टैक्स लेगी सरकार, दैट इज टोल के रूप में, तो ये सब सरकार के एसेट्स ही हैं, तो अच्छा है सरकार के लिए। इनको हम क्या क्या चलते हैं दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म दिखा देता हूं, जिसके थ्रू आप अगर चाहें तो REC सबको याद करना चाहें याद कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए ध्यान से एक बारी। ये आपके रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट हमारी टेंशन की रेटिंग है, तो ये आपकी लायबिलिटी बढ़ाएंगी। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देंगी या फिर आपके एसेट्स को घटा देंगी। ये वाली कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स को बढ़ा देंगी या फिर आपकी लायबिलिटी को घटा देंगी। ठीक है, रिवेन्यू रिसीट ना तो आपकी लायबिलिटी को बढ़ाएगी और ना ही आपके एसेट्स को घटाएगी। क्रॉस दोनों साइड क्रॉस लगाया है, कुछ नहीं होगा, ना लायबिलिटी बढ़ेगी ना एसेट कम होंगे। ऐसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो आपके एसेट बढ़ेंगे और ना ही आपकी लायबिलिटी कम होगी। तो ये हमारा इसको याद करने का शॉर्टकट है दोस्तों, प्लीज आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे इसको, काफी अच्छा टॉपिक है दोस्तों ये वाला हमारा। अब दोस्तों चलते हैं टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर। 3 तरह के बजट हमारे पास हैं, जिनका नाम है बैलेंस बजट, जब खर्चे कमाई इक्वल है बैलेंस बजट। सरप्लस बजट, जब सरकार की कमाई ज्यादा खर्चे कम, सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट, जिसमें सरकार के खर्चे ज्यादा कमाई कम, डेफिसिट बजट। 3 तरह के बजट है दोस्तों हमारे पास। अगला हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। 3 तरह के डेफिसिट बजट होते हैं जो कि मेन है हमारे पास, मेन है भाई। सबसे पहला रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, रिवेन्यू डेफिसिट इस बात को शो करता है कि सरकार के डेली के खर्चे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है भाई डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस की कमाई कम है। इसका मतलब सरकार की आमदनी 98 है और खर्चा है रुपये का, कमा कम रही है और खर्च ज़्यादा कर रही है। ये फंसेगी सरकार, ये बिक गई है गवर्नमेंट भाई, फंसेगी पक्की बात है। तो ऐसे खर्चे को दोस्तों हम लोग क्या के चलते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन को शो करेगा जिसमें सरकार के खर्चे ज़्यादा है कमाई कम है। डेली के खर्चे ध्यान रख के चलेंगे, रिवेन्यू मीन्स डेली के खर्चे ज़्यादा है और डेली की कमाई कम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे सामने है दोस्तों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला दोस्तों हमारे पास आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चलता है। ये बात करता है टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार के टोटल खर्चे और टोटल कमाई। ठीक है, सरकार के जब टोटल खर्चे, सारे टोटल खर्चों मीन्स चाहे वो उसके कैपिटल वाले हों या उसके रेवेन्यू वाले हों, सब खर्चे ज़्यादा हैं और सब कमाई कम है। ये भी चिंता का विषय है बिल्कुल अपना। इसमें से बोरोइंग्स हटा दी जाएगी, ध्यान रख के चलेंगे। इसका फॉर्मूला यही है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये शो करता है सरकार की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, सरकार के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से हो सकता है उसको बोरिंग्स भी लेनी पड़े। फिस्कल डेफिसिट का आंसर दोस्तों हमेशा बोरिंग्स के इक्वल आता है। अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी बोरिंग्स बढ़ रही है। बोरिंग्स का बढ़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बोरिंग्स जितनी ज़्यादा बढ़ेगी बर्डन आपके सिर पे पड़ेगा, इंटरेस्ट देना है, तो बोरिंग्स को बढ़ने मत दीजिए बिल्कुल भी। जिस देश की बोरिंग्स बढ़ जाती है वो फॉरेन के ऊपर डिपेंड हो जाता है, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड ही है, बेचारा हाथ जोड़ के पैसा मांग रहा है कि पैसा दे दो, देश चलाने के लिए पैसा दे दो, हालत खराब ही है। तो बोरिंग्स बढ़ने नहीं देनी बिल्कुल भी। ठीक है, और तीसरा डेफिसिट दोस्तों हमारे पास आता है जिसका नाम प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस होता है हमारे फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर। जब आप किसी से बोरोइंग करते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है अगले साल। तो अगले साल जो आप पैसा बोरो करोगे उसमें से पिछले साल वाली बोरोइंग का जब आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, इस पॉइंट को कहा जाएगा दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख के चलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हमारा गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर हुआ फिनिश। अब हम लोग चलेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के मीनिंग के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रेट दोस्तों बहुत ही शानदार डेफिनेशन है, जिस रेट पे इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में और फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा जाएगा उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लीजिए $1 50 रुपए का है, वैसे है नहीं, मानते हैं $1 50 रुपए का, तो ये क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। इसका मतलब जब तक आप 50 रुपए दोगे नहीं तब तक आपको $1 मिलने वाला नहीं है। इसको कहा जाता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रेट। ध्यान रख के चलेंगे, डेफिनेशन आपके सामने आ रही है कि $1 50 रुपए का है, तो $1 की वैल्यू, अगर $1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो $1/50 दैट इज $0.02 आएगी। उसके बाद हमारा एक बड़ा अच्छा डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है। डिफरेंस क्या लीजिए या टॉपिक क्या लीजिए, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन में क्या फर्क है। देखो, जब भी दोस्तों मैं करेंसी बोलता हूँ तो ये हमेशा डोमेस्टिक करेंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी। जब तक फॉरेन वर्ड ना जुड़ा हो करेंसी के साथ, हमेशा रुपये की बात चल रही है।
हमारा भारतीय रुपया हमें बहुत प्यारा है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सब पैसे से है तो रुपया तो बहुत ही प्यारा, सबको बहुत अच्छा लगता है। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन। इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आपको डॉलर खरीदने में ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं, ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो ये हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए पहले 50 रुपये देने पर एक डॉलर मिल जाता था, अब 60 रुपये देने पर एक डॉलर मिल रहा है, तो आपको अच्छा फील होगा, बुरा फील होगा? आप कहेंगे इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, पहले 50 में मिलता था डॉलर, अब 60 में मिल रहा है, डॉलर बड़ा महंगा हो गया भाई, डॉलर तो बहुत ही महंगा होता जा रहा है, क्या करे, चिंता का विषय, डॉलर महंगा होता जा रहा है। तो यही है दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएशन। जब आपको फॉरेन की करेंसी खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ खर्च करने पड़े तो इसको करेंसी डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। ये हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि मेरे को अपनी करेंसी ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही है उनका $1 खरीदने के लिए। बड़ी शर्म की बात है, लेकिन उनका $1 खरीदने के लिए मुझे आज के टाइम में 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं अप्रॉक्स। शर्म की बात ही हमारे लिए। तो यह है दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन। जब भी आपको $1 खरीदने में ज़्यादा पैसे देने पड़े, ज़्यादा रुपीज़ देने पड़े, इसको करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन करेंसी डेप्रिसिएशन का एक छोटा सा फायदा भी है, जब जब करेंसी डेप्रिसिएशन होती है तब तब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि विदेश वाले लोग इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आते हैं, इंडिया से ज़्यादा सामान लेके जाते हैं। उनका $1 हमारे लिए 75 रुपीज़ के बराबर है। इसका मतलब उनके $1000 इंडिया में आते 75,000 रुपीज़ बन जाएंगे। 75,000 रुपीज़ दोस्तों अच्छी खासी रकम है। उनके लिए $1,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे लिए बिंग इंडियन 75,000 रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कि अगर वो सिर्फ $1000 ही लेके आए इंडिया के अंदर, तो वो आराम से इंडिया में 5-10 दिन बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। 75,000 5-10 क्या, जीने वाले लोग महीना भी जीते हैं, लेकिन आराम से 10-15 दिन की ज़िंदगी ऐशो आराम वाली जी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा करेंसी एप्रिसिएशन। हमारे रुपीज़ का एप्रिसिएशन बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा सुन के। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब हुआ हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ने का मतलब पहले 50 रुपये का डॉलर आता रहा, अब 40 रुपये का आता है सिर्फ। पहले 50 में खरीदते, अब 40 में खरीदते हैं। 40 रुपये में डॉलर आ जाता है उनका, सस्ता पड़ता है हमें तो, ठीक है। इसको कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। खुद फिर अच्छा हो रहा है, डॉलर सस्ता हो गया, करेंसी एप्रिसिएशन। जब जब करेंसी एप्रिसिएशन होता है तब तो हमारे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाहर से सामान मंगाना सस्ता होता है, डॉलर सस्ता है, मुझे पेमेंट डॉलर में करानी है, सस्ता खरीदूंगा, सस्ता पेमेंट कर दूंगा, जल्दी से सामान भी आ जाएगा, सारा का सारा मुझे सामान सस्ता पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है दोस्तों करेंसी एप्रिसिएशन। सामान मैं ज़्यादा मंगाता हूँ इसलिए इंपोर्ट बढ़ जाते हैं। अगला दोस्तों हमारे पास 3 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जिसमें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। सबसे पहले बात करता हूँ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। ऐसा सिस्टम जिसमें सरकारें डिसाइड करती है कि करेंसी का रेट क्या होगा। हमारी सरकार, उनकी सरकार आपस में मिलजुलती है, बात करती है और रेट फिक्स करती है। इसको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है। आई रिपीट, जब दोनों गवर्नमेंट मिलजुल के डिसाइड करे कि फॉरेन करेंसी का रेट क्या होगा, उसको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। इसको करने का मेन सिस्टम ये है कि ट्रेड के अंदर स्टेबिलिटी रहे, बार बार करेंसी की वैल्यू डेली बेसिस पे ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा आता है जिसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई तय करें कि रेट क्या होगा। डिमांड सप्लाई मिलजुल के डिसाइड करें कि रेट क्या होगा, इसको कहा जाता है दोस्तों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की खासियत यह है कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, डिमांड तो कम होती जाएगी। महंगा डॉलर कोई नहीं खरीदना चाह रहा है, सस्ता डॉलर सबको चाहिए। तो जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो नेगेटिव स्लोप डिमांड कब है? सप्लाई की बात करो तो हर इंसान डॉलर बेचेगा जब डॉलर का रेट बढ़ रहा होगा, 20, 40, 60, 80, 100 पे बेचूंगा मैं। तो जितना ज़्यादा रेट बढ़ेगा इंसान उतना ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा। तो सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप ही है। जहाँ ये डिमांड और सप्लाई का मिल जाते हैं उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग इक्विलिब्रियम। ध्यान रख के चलेंगे, जहाँ डिमांड सप्लाई का होगा इंटरसेक्शन, उसको कहा जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम। इसी को कहा जाता है दोस्तों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल में एक छोटी सी मुसीबत है कि इसके अंदर रेट की ना लिमिट नहीं है, कहीं भी जा सकता है। डॉलर बढ़ते बढ़ते देखो 75, 78 पता नहीं कहाँ तक चला जाता है अपना। तो इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई तय करती है कि रेट क्या होगा। और उसके बाद तीसरा हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब फिक्स और फ्लेक्सिबल का। इसमें फ्लेक्सिबल तो है, डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, लेकिन मैंने लिमिट्स लगा रखी है कि भाई इस लिमिट में ही रहना, लिमिट मत पार करना बिल्कुल भी।
तुम लिमिट पार करोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए लिमिट में ही रहो। तो इसमें सरकार लिमिट लगाती है और मार्केट को कहती है कि जहां भी जाओ लेकिन इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना बिल्कुल भी। तो रेट फिक्स कर दिया जाता है और लिमिट में ही हम लोग रहते हैं, लिमिट को हम पार नहीं कर सकते। वो लिमिट फिक्स करने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। और हमारे बिहार पे लिमिट फिक्स करता है आरबीआई। जब हम कहते हैं गवर्नमेंट डिसीजन लेती है सारा, तो ये आरबीआई की सुपरविजन में ही डिसीजन लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ से आरबीआई फॉरेन कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक होगा वो भी अपनी बातें रखेगा। तो ये दो सेंट्रल बैंक मिलजुल के और हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलके डिसाइड करेगी कि लिमिट कितनी होगी। इसको मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी है। फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी है। और मैनेज फ्लोटिंग को हम लोग दोस्तों हाइब्रिड सिस्टम भी कह के चलते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड है किसका? फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का। ठीक है, आप ध्यान रखे चलेंगे। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है कभी कभी। अच्छा, फिक्स में दोस्तों एक दो डेफिनेशन हमारी और है, एक का नाम है डीवैल्यूएशन, एक का नाम है रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन सेम डेप्रिसिएशन की तरह, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, फॉरेन वालों की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन जब सरकार के द्वारा करी जा रही है उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। $1 50 से 60 हुआ, लेकिन करा किसने? गवर्नमेंट ने। अगर किसी क्वेश्चन में जिक्र होता है कि गवर्नमेंट ने $1 50 से 60, 70, 80 कर दिया, इसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम डीवैल्यूएशन। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने $1 50 से 40, 30, 20 कर दिया, तो इसको हम लोग एप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रीवैल्यूएशन। सरकार का जिक्र होना जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम लिखा आना चाहिए, तभी डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन बनेगा, नहीं तो वो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ही रहेगा। आप ध्यान रख के चलिए। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड एंड सप्लाई के सोर्सेज है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिमांड क्यों क्यों होती है फॉरेन करेंसी की? आपको बाहर घूमने जाना है, उसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक है, आपको बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक है, और आप बाहर कोई कंपनी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। और आप स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, आपने डॉलर सस्ता खरीद लिया और कल महंगा होने पर बेच देंगे, उसके लिए भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। सप्लाई की बात करूं, कहां कहां से पैसा आता है? जब जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं पैसा आता है। जैसे इंपोर्ट करने पे जा रहा था, वैसे एक्सपोर्ट करने पर पैसा आता है। फॉरेन वाले इंडिया में घूमने आते हैं, अतिथि देवो भव, पैसा आता है, आने दीजिए, स्वागत करिए। इसलिए हमारे विदेशी मेहमानों का ध्यान रखिए, उनके साथ किसी भी प्रकार को उनको बेइज्जत मत करिए, उन्हें नीचा ना दिखाइए बिल्कुल भी, क्योंकि वो आते हैं तो ढेर सारा पैसा भी लेकर आते हैं और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पे डिपेंड करती है। तो अतिथि देवो भव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फॉरेन वाले भी हमारी करेंसी में स्पेकुलेशन करते हैं, तो ये सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है। अब बात करते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग आपके सामने आ रहा है, बहुत ही शानदार। बैलेंस ऑफ पेमेंट उन सारी ट्रांजेक्शन को कंस्टिट्यूट करता है जो मैं फॉरेन कंट्री के साथ कर रहा हूँ। एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टम के साथ चल रहा है रिकॉर्ड पूरा, जिसमें मैं हर एक फॉरेन ट्रांजेक्शन को नोट कर रहा हूँ। बाहर से क्या आ रहा है, बाहर क्या जा रहा है, कितने का आ रहा है, कितने का जा रहा है, इन सारी रिकॉर्ड्स को एक जगह नोट डाउन करने को कहा जाता है दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो सारी ट्रांजेक्शन का जो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है एक टाइम पीरियड के अंदर, एक साल के ड्यूरेशन के अंदर। ये समरी है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, डेफिनेशन में ऐसा लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों कंपोनेंट्स की बात करूं, आपके सामने यहाँ चार्ट भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं उसको बहुत अच्छे से। बीओपी में हमारे पास दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक का नाम है करंट अकाउंट, एक का नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, मैं आपके सामने यहाँ पे फटाफट जल्दी से बीओपी बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ कि बीओपी क्या है क्या नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं बीओपी, शॉर्ट देखेंगे, छोटा सा बनाएंगे बीओपी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। हमारे पर्टिकुलर्स अमाउंट ये ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये वाली हमारी डेबिट साइड है जो कि अकाउंट से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, जहाँ पे ये हमारी क्रेडिट साइड है दोस्तों, ये इनफ्लो वाली साइड है हमारी। इनफ्लो आप लोग जानते हैं, पैसा आएगा तो यहाँ आएगा, और ये हमारी सारी की सारी आउटफ्लो वाली साइड है, पैसा जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये इनफ्लो ये आउटफ्लो, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और ये हमारी नेगेटिव साइड है। वो सारी चीजें जिसके थ्रू हमारा पैसा आए, फॉरेन से पैसा आए, उसको मैं इधर नोट करूंगा, और जिसके थ्रू पैसा जाए उसको मैं इधर नोट करूंगा। सबसे पहला पैसा आने का सोर्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तब पैसा आता है, और जब मैं इंपोर्ट करता हूं
तब तब पैसा जाता है। एक्सपोर्ट से पैसा आता है, इंपोर्ट से पैसा जाता है। ये हमारी विजिबल ट्रांजेक्शन है। विजिबल मतलब दिखती है, सबको दिखती है, मुझे भी दिखती है, आपको भी दिखती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम बहुत सारी चीज़ों का करता है। इवन जो फ़ोन जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लैपटॉप, वो भी शायद हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, डेफिनेटली चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हमारा इंडिया बहुत तरह की सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, जिसमें आउटसोर्सिंग मेन है, लेकिन वो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है लेकिन होती तो है। ऐसे ही हमारा इंडिया बहुत सारी सर्विस इंपोर्ट भी करता है, जो कि दिखती नहीं है लेकिन होती तो है, ये इनविजिबल रहती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा रहता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल ट्रांसफर दोस्तों वो सारा फंड है जो हम लोग अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं। अगर रिसीव कर रहा हूं तो यहां लिखूंगा, और अगर यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड कर रहा हूं तो दोस्तों मैं यहां लिखूंगा। ये यूटी मीन्स यूनिलेटरल ट्रांसफर, आप ध्यान रख के चलेंगे। पैसा आना फॉरेन से यहाँ लिखा जाएगा, पैसा जाना यहाँ लिखा जाएगा। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है दोस्तों इसके अंदर, जिसका नाम है कैपिटल रिसीट्स, और इधर आएगा दोस्तों कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकता हूं। पेमेंट कह लीजिए, ऑब्लिक एक्सपेंडिचर कह लीजिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। ये वही है सिस्टम दोस्तों, वही गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर वाली सिस्टम है। कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जो आपकी लायबिलिटी को बढ़ा सकती हैं या फिर आपके एसेट्स को घटा सकती हैं, और कैपिटल पेमेंट एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे हैं जो आपकी एसेट्स को बढ़ा देते हैं या फिर लायबिलिटी को घटा देते हैं। ठीक है। ये वही है सिस्टम सारा का सारा। इसमें दोस्तों हमारे जो ये ऊपर के 1 2 3 ये 2, ठीक है, 1 2 3 और इधर भी 3 शुरू के, ये हमारे करंट अकाउंट का पार्ट है दोस्तों। ये हमारा करंट अकाउंट है, और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा, बाद में इसको हम बीओपी को बैलेंस कर देंगे। जो भी होगा हो जा भाई, बैलेंस हो जा, हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है। ये जो हमारे नीचे वाले 2 पार्ट है दोस्तों, ये हमारे कैपिटल अकाउंट है। आई रिपीट, नीचे वाला हिस्सा हमारा कैपिटल अकाउंट का है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा हमारा करंट अकाउंट, नीचे वाला हिस्सा हमारा किसका है, कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, आप ध्यान रख के चलेंगे, कैपिटल अकाउंट और ऊपर वाला हमारा करंट अकाउंट का। ठीक है। तो करंट अकाउंट के दोस्तों कंपोनेंट्स की बात करते हैं, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे करंट अकाउंट कंपोनेंट्स में। करंट अकाउंट के अंदर दोस्तों हमारे पास आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आता है, और हमारी यूनिलेटरल ट्रांसफर, रिसीव्ड और सेंड भी आता है। ये हमारा करंट अकाउंट का पार्ट है ऊपर वाला। कैपिटल अकाउंट अगर आपके सामने यहाँ दिख रहा है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट में 2 चीजें आती हैं हमारी, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट। इनको हम फर्दर क्लासीफाई करें तो कैपिटल रिसीट में हमारे वो सारी चीजें, बोरोइंग्स, फॉरेन से मैंने बोरोइंग्स करी, फॉरेन वालों ने मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट करी, वो सब इधर आएगा। कैपिटल पेमेंट, मैंने उनके यहाँ बोरोइंग दी, मतलब मैंने उनको पैसा दिया, लैंडिंग दी कि लो पैसा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, ले लो पैसा मेरे से, लैंडिंग करी, एसेट बढ़ गए, मैंने उनके यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। मैं कहा खरीदो, 2 4 20 50 फ्लैट खरीदते हैं फॉरेन में, कोठी खरीदते हैं बहुत अच्छी सी, गाड़ी खरीदते हैं फॉरेन में, कंपनी खरीदते हैं, सबका सब कैपिटल पेमेंट उस साइड आएगा। तो अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो इस तरफ, उनसे ले रहा हूँ तो इस तरफ। ये हमारा एक छोटा सा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है कैपिटल अकाउंट का। आपको यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं पूरा इसको, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इस डिफरेंस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों डिफरेंस ये वाला हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। इसमें दोस्तों एक और छोटा सा डिफरेंस आता है हमारा ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स का। देखिए बीओपी के वो सारी चीज़ें जो प्रॉफिट मोटिव से हो रही हैं, सब प्रॉफिट मोटिव से होती हैं, उसको ऑटोनोमस आइटम कहते हैं। और जो बैलेंसिंग मोटिव से, बैलेंसिंग मतलब बीओपी हमारा कभी बैलेंस नहीं होता, तो एट द एंड ऑफ द डे, ईयर के एंड में मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, तो जो भी मैं करूँगा उस टाइम पे उसको एकोमोडेटिंग आइटम कहा जाता है। ऑटोनोमस का दूसरा नाम अबव द लाइन आइटम, एकोमोडेटिंग का दूसरा नाम बिलो द लाइन आइटम। ऑटोनोमस दोस्तों हमारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में हर जगह होती है, लेकिन एकोमोडेटिंग सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होती है। ऑटोनोमस गवर्नमेंट के द्वारा भी करी जा सकती है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी करी जा सकती है, लेकिन जो एकोमोडेटिंग है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी। इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर रायता फैलाएंगे तो सही, लेकिन रायता पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की है। सरकार करेगी रायता, साहब क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी है सरकार की। तो ये है हमारा दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है। कोई भी चीज़ दोस्तों अगर हमारे एक्सपोर्ट गुड्स से रिलेटेड है तो वो हमारी क्रेडिट साइड में आएगी, इंपोर्ट से रिलेटेड है हमारी डेबिट साइड में आएगी, गुड्स की, गुड्स एंड मर्केंडाइज से। सर्विस से रिलेटेड है एक्सपोर्ट वाली तो इधर क्रेडिट साइड में आएगी, इंपोर्ट है सर्विस का तो डेबिट साइड में आएगी। यूनिलेटरल वाला बहुत रेयर आता है, और बाकी मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिसीट जिसमें लायबिलिटी बढ़े या एसेट कम हो, या कैपिटल पेमेंट जिसमें एसेट बढ़े या लायबिलिटी कम हो, वो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं फॉरेन वालों से कोई भी मशीनरी भी खरीद रहा हूँ दोस्तों, तो मशीनरी मेरे एसेट नहीं बढ़ाएगी, ये मेरी प्रॉफिट मोटिव वाली हैं सारी की सारी। ये इंपोर्ट में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ये आइटम है,
बाहर से मशीनें लाना इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिल्डिंग, लैंड, इन सब चीज़ों का डील में करता हूँ, बिल्डिंग वगैरह बाहर लेता हूँ, तब वो मेरी कैपिटल पेमेंट में आएगी। आप ध्यान रख के चलेंगे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हमारी, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए